नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भक्ति कहानी है। कैसे की बाबा श्याम ने मदद। क्यों हुआ जो बुरा था उसे अच्छे समय में कैसे बदल दिया बाबा श्याम ने। संजय शाम को थका हुआ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुजाता ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, संजय ने टालते हुए कहा। तभी सुजाता बोली, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर पैसे की बात है तो आप चिंता मत करिए, मैं घरों में काम तो कर रही हूँ, आज नहीं तो कल तनख्वाह मिल ही जाएगी। संजय ने नम आंखों से जवाब दिया, अब क्या तनख्वाह मिलेगी, नौकरी ही चली गई। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा सेठ तो बड़ा मक्कार निकला, सुजाता गुस्से से बोलती है। संजय ने उदास मन से उसे जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, दुकान बहुत घाटे में चल रही है। पुराने बंधे हुए सारे ग्राहक दूसरी दुकान पर चले गए हैं। पास ही बहुत बड़ी नई दुकान खुल गई है। मालिक को अब ना पीछे से माल उधार मिलता है, ना ग्राहक उधार का पैसा वापस कर रहा है। मालिक दुकान बंद करने की बात कर रहे थे। इधर श्याम जी जो दुकान के मालिक थे वो घर पहुंचे जो बहुत उदास थे। श्याम की बेटी यानी साची ने पापा को देखा तो दौड़कर पानी लेकर आ गई। तभी उनकी पत्नी कविता उन्हें परेशान देखती है और पूछती है, क्या बात है, इतना परेशान क्यों है। श्याम जी ने उन्हें दुकान की चाबी देते हुए कहा, आज मैं दुकान बंद कर आया हूँ, अब उस दुकान में कुछ भी नहीं बचा। यह सुन के कविता की आंखें नम हो जाती है। वो पहले से जानती है कि दुकान घाटे में चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा उसे उम्मीद नहीं थी। फिर भी अपने आप को संभालते हुए श्याम जी से चाबी ली और कहा, आप चिंता मत करिए, ये चाबी मैं मंदिर में रख रही हूँ। और बाबा श्याम की एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, हमारी दुकान को वो ही शुरू करवाएंगे। यह सुन के श्याम जी के चेहरे पे एक फीकी सी हंसी आ गई और जो कुछ देर में गायब हो गई। अगले दिन श्याम जी घर के आंगन में बैठकर सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। आज ना तो दुकान जाने की जल्दी थी और ना ही अपने नौकर संजय को फ़ोन करने की। इधर संजय भी सुबह उठकर बहुत परेशान था। उसे लग रहा था अभी मालिक का फ़ोन आएगा और उसे डांटते हुए कहेंगे, अभी तक घर में बैठा है, दुकान कब खोलेगा। इसी सब के बीच बैठे बैठे श्याम जी को ध्यान आया, उन्होंने पिछले महीने ही बिटिया का ब्याह पक्का कर दिया है। अगर उनके समधियों को ये बात पता लग गई तो वो ना जाने क्या सोचेंगे। बाजार में खबर तो आग की तरह फैल जाएगी। तभी कविता चाय बनाकर लेकर आती है। श्याम जी चाय का घूंट लेते हुए कहते हैं, कविता किसी को ये बात मत बताना कि हमारी दुकान बंद हो गई है। कहीं लड़के वालों को पता चल गया तो ना जाने वो क्या सोचेंगे, कहीं रिश्ता ही तोड़ दिया तो। साची पीछे खड़ी पापा और मम्मी की बातें सुन रही थी और वो गहरी सोच में पड़ गई। पापा की दुकान बंद हो गई, अब कैसे शादी का इंतजाम करेंगे। इसी दुकान के भरोसे तो वो कर्ज लेना चाह रहे थे, अब कौन उन्हें कर्ज देगा। यही सब सोच के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ के घर के मंदिर के सामने पहुंच गई। भगवान, मुझे लड़की ही क्यों बनाया, मैं केवल अपने पिता के लिए बोझ बन गई हूँ। आज अपने व्यापार की चिंता करने के बजाय वो मेरी चिंता कर रहे हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। कविता जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने संजय खड़ा था। आओ संजय, अंदर आओ। उसे देखकर श्याम जी चौंक गए। संजय, मैंने तुमको कहा था ना कि तुम्हारी बकाया तनख्वाह धीरे धीरे चुका दूंगा, और फिर तुम सुबह सुबह यहाँ आ गए। मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। संजय उन्हें देखकर रोने सा लगा। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, 20 साल से आपकी दुकान पर नौकरी कर रहा हूँ, अब घर बैठ के क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। सुबह आपके घर चाबी लेने आता था, इसीलिए आ गया। ये सुनकर श्याम जी की भी आंखें नम हो गई। क्या करे संजय, अब तो तू कहीं और काम ढूंढ ले, हट्टा कट्टा है, तुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। सेठ जी, मुझे अपने घर पे ही रख लीजिए, घर का छोटा मोटा काम कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम तनख्वाह भी नहीं दे सकते, और वैसे भी यहाँ काम ही कितना है। श्याम जी ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया और उसे भेजने के बाद बाबा श्याम की जो एक फ़ोटो वो अपने जेब में रखते थे उसे देखकर वो फूट फूट कर रो पड़े। तभी साची उनके पास आती है और बोलती है, पापा आप हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा। आप एक काम करिए, लड़के वालों से बात करिए, हम शादी नहीं कर सकते, हमें कुछ समय चाहिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शादी भी हो जाएगी। श्याम जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, मैं किसी भी तरह सब इंतजाम कर लूँगा, ज़रूरत पड़ गई तो इस घर को भी गिरवी रख दूँगा। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। कुछ दिन बाद साची अपने होने वाले पति साहिल को फ़ोन पे बात करती है, उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और साची ने सारा सच उसे बता दिया। ये सब सुनकर साहिल ने कहा, साची तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा मेरे पापा की तरह हैं, मुझे एक दिन का समय दो, मैं अपने परिवार से बात करके कल बताता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साची को साहिल की बातों पर विश्वास हो गया और वो घर आ गई। साची पूरा दिन फ़ोन का इंतज़ार करते रही लेकिन साहिल का फ़ोन नहीं आया, और जब शाम होने लगी दोपहर के बाद तब साची ने फ़ोन किया तो उसने कहा,
देखो साची, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई पे बहुत पैसे खर्च किए हैं। अब ने सोच के भी समझ के ही रिश्ता तय किया होगा। तुम्हारे पापा की मार्केट में अच्छी खासी दुकान है तो वो शादी कर लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे पापा की दुकान ही नहीं रही तो साहिल थोड़ा कहते हुए रुक गया और फिर बोला, अब मेरे पापा ये रिश्ते के लिए इनकार कर रहे हैं। लेकिन साहिल, क्या तुम पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहे थे? साजी ने गुस्से में आकर कहा। तो साहिल ने बहुत ही बेशर्मी से जवाब दिया, आजकल पैसा तो सबको चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए तो पैसा तो खर्च करना पड़ता है, इसमें गलत भी क्या है? साची ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे जैसे लालची से शादी अब करना भी नहीं चाहती। जो हुआ अच्छा हुआ, तुम लोगों का असली रूप सामने आ गया। साची ने फ़ोन काट दिया और रोते हुए मम्मी के पास पहुंची। उसने मम्मी को अपनी सारी बात बता दी। कविता जी ने कहा, बेटी पापा को ये सब मत बताना, मैं बाद में बता दूंगी। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। श्याम जी अभी भी शादी की चिंता में डूबे थे कि इतने कम समय में कैसे तैयारियां होगी। एक दिन कविता जी ने उनसे कहा, आपको एक बात बतानी थी, हमें साची का रिश्ता कहीं और करना होगा। वो लोग अब हमारे घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। साहिल ने साची को ये सच बता दिया है। ये सुन के श्याम जी को बहुत ही गहरा धक्का लगा। हे भगवान, क्या होगा अब मेरी बच्ची का? पापा अब चिंता मत करिए, वो पैसे के लालची थे, शादी के बाद भी वो मुझे परेशान करते। श्याम जी चुप हो गए, जैसे मन के कोने में कुछ टूट सा गया। सारे बने हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, पूरे जीवन की प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई। इन सबको इस रिश्ते के बारे में पता होगा, क्या होगा, यही सोच के उनकी आंखें नम हो जा रही थी। फिर कुछ बोले बगैर वो शांत हो गए। 2-3 दिन बीत गए, तब कविता जी ने कहा, चलिए अब मेरे साथ बाजार चलिए। कब तक घर में बैठेंगे, मुझे कुछ सामान लाना है। श्याम जी बिना किसी सवाल जवाब के चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कविता जानती थी उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगा है, जिससे उन्हें बाहर निकालना ही है। अब श्याम जी बाजार पहुंच जाते हैं। श्याम जी चुपचाप खरीदारी करते हुए देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। तभी कविता ने कहा, आप यहाँ बेंच पे बैठ जाइए, मैं अंदर स्टोर में जाके सामान ले आती हूँ, भीड़ में परेशान हो जाएंगे आप। श्याम जी वहीं बेंच पे बैठ गए। कुछ देर बाद किसी ने पीछे से उनके कंधे पे हाथ रखा। श्याम जी ने मुड़कर देखा तो उनके बचपन का दोस्त मनोहर खड़ा था। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मनोहर ने जब पूछा तो श्याम जी ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, पत्नी को कुछ सामान लेना था, बस उसी के साथ आया हूँ। मनोहर ने पूछा, तेरी दुकान कैसी चल रही है? दुखती रग पे हाथ रखते ही श्याम जी उदास हो गए। अब तुझसे क्या छिपाना, दुकान में बहुत घाटा हो गया, इसकी वजह से बेटी का रिश्ता भी हाथ से चला गया। मनोहर ने डांटते हुए कहा, अरे इतना सब हो गया, तू मुझे एक फ़ोन भी नहीं कर सकता था? वो भाई दिमाग नहीं चल रहा, कहाँ चल रहा है मेरा दिमाग। अच्छा तू बता, क्या हाल चाल है तेरा? श्याम जी ने बात को बदलते हुए कहा। तू वो सब छोड़, चल मेरे साथ, मनोहर बोला। श्याम जी ने पूछा, कहाँ मगर? मनोहर ने कहा, चल बस, भाभी से मैं बात कर लूँगा। वो स्टोर के अंदर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। चल, मैंने भाभी से बोल दिया है, खड़ा हो। श्याम जी ने उसके साथ चलने का फैसला किया। अब जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मनोहर उन्हें एक बड़े स्टोर पे लेके पहुंच जाते हैं। श्याम जी बाहर ही खड़े हो गए। अरे तू यहाँ क्या करने के लिए मुझे लेके आया है? इसी की वजह से तो मेरी दुकान बंद हो गई है, अगर इसका मालिक मिल जाए तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मनोहर बोला, चल दोनों मिलके उसका मुंह तोड़ते हैं। वो उन्हें अंदर लेकर गया। अंदर एक केबिन में ले गया जो मैनेजर का केबिन था। इससे पहले श्याम जी कुछ समझ पाते, मनोहर ने मैनेजर से कहा, देखो ये मेरे खास दोस्त हैं, आज से इस स्टोर के मालिक यही हैं और हम लोग दूसरे स्टोर का काम देखेंगे। ले भाई श्याम, अपना स्टोर संभाल ले। श्याम जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक मनोहर बोलता है, परेशान मत हो, मैं सब बता देता हूँ। मैंने तुझसे कई बार कहा था तरक्की तो कर लूँ, लेकिन तू अपनी छोटी सी दुकान से खुश था, इसलिए मैंने तेरे पास ही ये स्टोर खोला। आज से ये तेरा स्टोर है। मेरे 12 स्टोर अलग से शहरों में है, हमारी एक कंपनी है और जो इन स्टोर को फ्रेंचाइजी देती है। श्याम जी बोले, लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा। इस पर मनोहर बोलता है, मुझे सब पता है, तुम चिंता मत करो, इसीलिए मैंने तुम्हें बनाए बगैर इस स्टोर को तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड कर भी दिया। पिछले 6 महीने से इसे ही चला रहे हैं, वो भी प्रॉफिट में। बस तू अब यहाँ बैठ और ये सब कुछ तुम्हारा ही है। धीरे धीरे कंपनी का लोन चुका देना और ये स्टोर तुम्हारा हो जाएगा। श्याम जी के आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे किसी ने उनके अंदर प्राण फूंक दी हूँ। मैं ये तेरा एहसान कैसे चुका पाऊँगा? श्याम जी बोले, बहुत आसान है, ये जो मैनेजर है ना, ये मेरा बेटा है और इसके लिए मैं तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ। बोल, करेगा शादी? श्याम जी की आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। श्याम जी की सारी परेशानी एक पल में ही दूर हो गई। आज उनका भगवान पे विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो गया। मनोहर के गले लग के रोने लगे। कुछ ही दिन में साची का विवाह मनोहर जी के बेटे के साथ हो गया। उन्होंने संजय को भी काम पे वापस बुला लिया।
आज श्याम जी की आंखों में फिर से आंसू थे जो खुशी के थे, और उन्होंने फिर से उसी तस्वीर को आंखों में सामने लिया हुआ था जो खाटू श्याम की थी, क्योंकि उन्होंने ही तो सब कुछ ठीक कर दिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।